Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. Class 8 में हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो स्टडी कर रहे थे दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और लास्ट के क्लासेस में हमने कंजर्वेशन के बारे में जाना और कुछ एजेंसीज जो प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन करती हैं उनके बारे में भी हमने स्टडी किया। उसी टॉपिक के साथ आज का लेसन अपना हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट जो एजेंसी है जो कि कंजर्वेशन का रोल प्ले करती है दैट इज नेशनल पार्क। एंड नेशनल पार्क क्या होता है? एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड एज अ नेशनल पार्क। वो एरिया जो स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड होती है किसकी प्रोटेक्शन के लिए? वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, उसे हम लोग नेशनल पार्क बोलते हैं। देयर आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। अ नेशनल पार्क प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप्स एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। जो नेशनल पार्क होता है वहाँ पे खाली प्लांट्स ही नहीं बल्कि एनिमल्स का भी प्रोटेक्शन किया जाता है। जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसे भी प्रोटेक्ट किया जाता है। मीन्स वहाँ पे कोई भी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कोई भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। और जो वहाँ का हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट होता है उसे भी उस एरिया में प्रिजर्व किया जाता है। वहाँ पे एक्टिविटीज़ जैसे हमारी ग्रेजिंग हो गई, हंटिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, कल्टीवेशन हो गई, ये सब टोटली बैंड होती हैं। नो प्राइवेट ओनरशिप इज अलाउड, मतलब कोई भी बाहर का पर्सन उसमें अलाउड नहीं होता है, ना ही किसी बाहर कोई भी मतलब उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी इस तरीके से अलाउड होता है कि वो अपनी कोई एक्टिविटीज कर सके। तो ये सब बिल्कुल पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होता है। वो जो एरिया होता है वहाँ पे फ्लोरा फोना के साथ साथ लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स भी प्रिजर्व किए जाते हैं। और जो हमारा सबसे फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है वो हमारा सतपुरा नेशनल पार्क है, जो कि हमारा पहला बनाया गया था रिजर्व करने के लिए। वो हमारा क्या था? सतपुरा नेशनल पार्क। देयर आर अबाउट 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया में 100 नेशनल पार्क्स के अराउंड नेशनल पार्क्स सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारा आता है जियोलॉजिकल पार्क एंड बॉटेनिकल गार्डन। Zoo plays a major role in creating awareness about the need to conserve the nature. Flow of the zoo serves as a breeding center for some rare or endangered species. Botanical gardens have been established to conserve rare and threatened plant species. They also serve as a seed bank and have reserves of seed of special सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट। जैसे कि हमें एज अ नेम सजेस्ट हो रहा है कि जू है हमारा, जियोलॉजिकल पार्क्स हैं और बॉटेनिकल गार्डन है। जियोलॉजिकल पार्क्स बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे हमारे एनिमल्स, जो हमारे रेयर और इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो हमारे जियोलॉजिकल पार्क्स हो गए। और बॉटेनिकल गार्डन वो हो गया जहाँ पे जो हमारे प्लांट्स, जो प्लांट्स बहुत रेयर हो रहे हैं, थ्रेटेंड हो रहे हैं और जो एक्सटेंट होने की वर्ष पे पहुंच रहे हैं उनको हम लोग वहाँ पे बॉटेनिकल गार्डन में प्रोटेक्ट करते हैं। और वहाँ पे एज अ सीड बैंक भी होता है, मतलब हर वैरायटी की सीड वहाँ पे हमें मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम इन इंडिया। जो हमारा एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम है, कौन सा? हमारा प्रोजेक्ट टाइगर का। ये हमारा अप्रैल में 1973 में लॉन्च हुआ था। The idea beside this project was to identify and list the sites that were natural habitat of tiger and devising the way of restoring them so as to protect the Indian's national animals from getting extinct. और जो ये प्रोजेक्ट टाइगर का आइडिया बेसिकली इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो भी नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर है, टाइगर्स का जो भी नेशनल हैबिटेट था वो एक तरह से ख़त्म होने लगा था। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक मतलब गवर्नमेंट ने बेसिकली एक प्रोग्राम बनाया प्रोजेक्ट टाइगर, जहाँ पे जितने भी टाइगर्स हैं उनका सबसे पहले तो ये पता गया कि कहाँ कितना एरिया में किस हिसाब से है और कहाँ पे ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पहुंच रहा है। तो उन एरियाज में जाके इन मतलब टाइगर्स को प्रोजेक्ट टाइगर के उस पे मतलब एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया इंडिया में। और इसके अंदर मतलब जो एक्सटेंट होने वाली टाइगर्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं।
इन द बिगिनिंग 9 साइट्स वर आइडेंटिफाइड ऑल ओवर द इंडिया। जैसे कि हम जा के पता करेंगे तो टोटल स्टार्टिंग में सबसे पहले 9 साइट्स आइडेंटिफाई की गई थी over the Indian Reserve. Over the year, the project has helped in recovering of habitat and consequent increasing the tiger population in reserved area. The tiger population in India has been decreasing sharply over the years. In 1948, population of tiger was about 20,000. In 1989, it was about 40,000. And it is down to about 1,233 in 2000. ये हमारा लास्ट ईयर्स का कुछ डाटा है और इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि जो टाइगर्स हैं वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज ही हो रहे हैं। इसलिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट टाइगर ऑर्गेनाइज कराया गया जिससे हम लोग टाइगर्स को उनके नेशनल हैबिटेट में किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। रियलाइजिंग दिस डिक्लाइन द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज initiated by the government of India. At present there are 47 tiger reserves in 18 Indian states. टोटल हमारे एट प्रेजेंट में जो है 47 टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि इसी के अंडर वर्क करते हैं टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होता है? इन IUCN या IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वर्क टुगेदर assessing the global conservation status of plants and animals. It maintains a comprehensive list known as IUCN Red List of Threatened Species. These species are classified into 9 categories on the basis of certain criteria such as the rate of decline, population size, area of geographical distribution. रेड डेटा बुक बेसिकली वो बुक है जहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि ये हमारा IUCN के अंडर में है और ये पूरा सारा रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि कहाँ पे किस हिसाब से स्पेशीज जो हैं वो एक्सटेंट हो रही हैं, इंडेंजर्ड हो रही हैं, ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पहुंच रही हैं, वर्नरेबल स्पेशीज हैं, एक्सटेंट जो हो चुकी हैं, जो थ्रेटेंड हो गई हैं, सब अलग अलग कैटेगरीज में इसको ये आइडेंटिफाई करता है। इस लिस्ट में, इस बुक में बेसिकली इसी लिस्ट के बारे में पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि बताए किस हिसाब से वो डिक्लाइन हो रही हैं, उनका पॉपुलेशन साइज क्या है, कितने एरिया में वो पाई जा रही हैं, इन सब के बारे में रेड डेटा बुक में लिस्टेड होता है। जो अलग अलग क्राइटेरिया जिनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें दिया हुआ है कौन सी हमारी एक्सटेंट है, कौन सी इंडेंजर्ड है, कौन सी लीस्ट कंसर्न है, मतलब उन्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी एक्सटेंट इन द वाइल्ड है, कौन सी वनरेबल है, डाटा डिफिशियंसी जिनके बारे में ज़्यादा नहीं पता चल पाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, कौन सी नियर थ्रेटेंड है, नॉट इवैल्यूएटेड। तो इन सब के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सब उस रेड डाटा बुक में इनलिस्टेड होती हैं। Few of the animals listed in red list are blue whale, African elephant, etc. IUCN also publishes a catalog called as a red data book where list rare species and those in danger of extinction. रेड डेटा बुक के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं और रेड डेटा बुक का एक कैटलॉग भी मतलब एक तरह से पब्लिश किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन सी स्पेशीज हमारी रेयर हैं और कौन कौन सी ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पहुंच रही हैं। नेक्स्ट हमारा आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन एज अ वर्ड समझ में आ रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। अब कोई एक इंसान या कोई एनिमल हम ले लें, सपोज एग्जांपल कर लें, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करता है? क्योंकि जिस जगह पे वो रह रहा होता है उस जगह पे उसकी सारी नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, इसलिए वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए दूसरी जगह के लिए माइग्रेट करता है। सिंपल इसका यही मतलब है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। द मूवमेंट ऑफ एनिमल इन द लार्ज नंबर फ्रॉम place of declining food and resource to another place where more food and resources during a year is called as a migration. सेम चीज लिखी हुई है कि उन एनिमल्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं वहां पे फूड और रिसोर्सेज का डिक्लाइन होने की वजह से वो दूसरे प्लेस पे जाते हैं जहां पे उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड और रिसोर्सेज मिल सके। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? माइग्रेशन बोलते हैं। Many birds fly to far away area even years during a particular time because of the climatic changes. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि मतलब मॉडरेट क्लाइमेट पे रहती हैं, पर जैसे हिली एरियाज वगैरह होती हैं तो वहाँ पे एक टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा स्नो वगैरह रहती है, तो उस एटमॉस्फेयर में उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बर्ड्स होती हैं वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती, इसलिए वो बहुत ही मीलों दूर तक मतलब फ्लाई करके दूसरे प्लेस की तरफ माइग्रेट करती हैं
जहाँ पे वो सीजन सरवाइव करती हैं, और जब वहाँ पे जहाँ पे रह रही होती हैं वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो वापस वो लोग उसी जगह पे फ्लाई करके चली जाती हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इज इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स अनसुटेबल। वो लोग इसलिए भी बेसिकली जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लेग्स मतलब एग्स ले करना होता है, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन पे वो चीज़ उनके लिए फेवरेबल नहीं हो पाती है, इसलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट कर जाती हैं। These birds cover longer distance to reach another land and are called as a migrating birds. For example, Siberian cranes. Siberian cranes एक birds होती हैं जो कि अपने न्यू बॉर्न को बर्थ देने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करती, क्योंकि जिस प्लेस पे वो रहती है वहाँ का जो कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो उसके लिए सूटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एज अ नेम सजेस्ट कर रहा है कि पेपर का हम दोबारा से कैसे यूज कर सकते हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम पल्प ऑफ ट्री। पेपर जो होता है वो ट्री के पल्प से, ट्री की छाल से बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग पेपर इज वन ऑफ द वे ऑफ कंजर्विंग ट्री। जब हम पेपर को रिसाइकिल करते, ऑब्वियस सी बात है, पेपर बनाने के लिए ट्री का पल्प की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए ट्री की कटिंग होती है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पल्प ऑफ ट्री रिक्वायर्ड होगा। अब जब ज़्यादा पल्प ऑफ ट्री रिक्वायर्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें पेड़ों की कटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए अगर हम पेपर को रिसाइकिल कर लेते हैं तो उसके कंपैरिजन में पल्प ऑफ ट्री जो है वो कुछ कम लगेगा, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो कुछ कम काटने पड़ेंगे। तो एक तरह से रिसाइकलिंग ऑफ पेपर भी एक तरह से कंजर्वेशन के लिए मदद करता है, हेल्प करता है, जिससे हम अपने प्लांट्स को कंजर्व कर सके। अगर हम पेपर की रिसाइकलिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हमें सपोज एक प्लांट के थ्रू जो काम चलना है, 2 प्लांट के थ्रू काम चलना है, तो हमारा एक प्लांट के ही पल्प से काम चल जाएगा। तो इसी को हम लोग रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कहते हैं। इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर देयर इज अ नीड टू सेव पेपर। इसलिए पेपर को सेव करना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। अब वेरियस वे है जिससे हम पेपर को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी सपोज A4 शीट पे लिख रहे हैं या कॉपी की किसी साइड लिख रहे हैं तो हम लोग दोनों साइड पेजेस पे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही साइड पेज पे लिख के नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव ऑन कर जाएं। उसके बाद है अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पेपर्स को रिसाइकिल बनाना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें सारी चीज़ें मेंशन नहीं, जैसे हम लोग पेपर का यूज़ कर सकते हैं। पॉली बैग्स की जगह हम लोग पेपर बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, और पैकिंग वगैरह के लिए भी हम लोग नॉर्मल पेपर का ही यूज़ कर सकते हैं। और जो कि रिटर्न पेपर्स होते हैं, जो पेपर यूज़ मतलब नॉट ऑफ यूज़ होते हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं पैकिंग वगैरह के लिए। तो इस तरीके से हम पेपर की रिसाइकलिंग कर सकते हैं। पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड 5 to 7 times फॉर यूज़। रिसाइकलिंग हेल्प्स टू सेव द एनर्जी एंड वाटर नीडेड टू मैन्युफैक्चर पेपर। अगर जो पेपर है उसकी अगर हम रिसाइकलिंग करें तो हम उसको 5 to 7 टाइम्स तक रिसाइकिल कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, एनर्जी भी सेव होती है, और जो जो वाटर रिक्वायर्ड होता है पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो भी कहीं ना कहीं सेव होता है। मोरओवर द यूज ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इन मेकिंग पेपर इज ऑल्सो रिड्यूस। और जो भी केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं पेपर बनाने के लिए उन सब का भी यूज एक तरह से कम होता है, तो हम लोग उन सबको भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, वैसे ही डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो हमारा प्लांटिंग ऑफ ट्रीज होता है। मोर एंड मोर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज वेयर द फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। जहाँ पे फॉरेस्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है वहाँ पे अगर हम कोई न्यू प्लांट लगाते हैं तो उसे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। If the destroyed forest area is left undisturbed, natural reforestation takes place। और आपने देखा ही होगा जैसे कुछ लैंड को, जैसे हमारे घरों में सपोज लैंड है, अगर बहुत दिन से क्लीनिंग नहीं कर रही है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी घास उगाती है, तो वो हमारा ऑटोमेटिक नेचुरल डिफॉरेस्टेशन होता है कि हमने कोई भी प्लांट उसमें ग्रो नहीं किया है तो अपने आप कुछ ग्रीन प्लांट्स उसमें डेवलप कर जाते हैं, उसे हम नेचुरल डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें ह्यूमन बींग का कोई रोल नहीं होता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारे यूज़ के नहीं होते, वो अपने आप उस पर ग्रो कर जाते हैं, तो ये इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। इन इंडिया फॉलोइंग एक्ट्स डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट।
इसमें सबसे पहला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये कुछ हमारे कंजर्वेशन एक्ट्स हैं फॉरेस्ट के, जो कि हमारे फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। The two main aims of these acts are इन जो ये एक्ट दोनों बताए गए हैं, इनका मेन एम क्या होता है? टू प्रिजर्व एंड कंजर्व फॉरेस्ट। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व किस तरीके से फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं, ये सबसे पहला होता है। दूसरा, टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। और जो भी पीपल फॉरेस्ट के अराउंड रह रहे हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को वो पूरी कर सके। Although the government is making efforts to save the forest, yet deforestation goes on illegally. It is a duty to help the government to save our forest wealth. अब जैसा कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं, बट कहीं ना कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और अपने बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ को वो करते ही रहते हैं। तो हमें उन्हें स्टॉप करना चाहिए, उन्हें पूरी तरीके से समझाना चाहिए कि इलीगल जो डिफॉरेस्टेशन है उसे वो स्टॉप करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को वो सेव करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमारी ही हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इसलिए हमें हमारी ये नेशनल ड्यूटी है कि हमें उन पीपल को समझाना चाहिए। तो इसी के साथ साथ हमारा आज का लेसन ओवर होता है और लेसन ओवर होने के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। होप सो जो भी चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया गया है वो सारे ही पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कंजर्वेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में। इन केस अगर किसी बच्चे को किसी भी पार्ट में दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखकर अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।